हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आप स्क्रीन देखकर ये समझ गए होंगे हमारी आज की कक्षा है 7वीं। हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में आज का हमारा पाठ होगा, वो होगा आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 6, लेसन नंबर 6, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, अर्थात भौतिक राशियों का मापन, जिसके अंतर्गत आज का हमारा घटक है भौतिक राशियों के विविध प्रकार। तो हम भौतिक राशियों को जानेंगे, उनके कुछ प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से अजय कुमार मौर्य। तो चर्चा शुरू करने से पहले आइए चलते हैं कुछ भौतिक राशियों को हम जो देखते हैं अपने आसपास, अनुभव करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। यह एक बक्सा है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ क्यों रखा गया है ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यह एक खंभा है, यह एक पाइप है, यह एक कैन है, टंकी, और उसमें पानी भरा हुआ है। तो खंभे को देखेंगे तो हमें लगता है कि ये ऊंचाई है। अगर उसको हमें मापना है तो हम सोचेंगे कि वह ऊंचा खंभा है। पाइप है तो एक लंबी पाइप है, यानी उसकी एक लंबाई है। और उस टंकी में पानी भरा है, कितने लीटर कितना समाएगा, तो उसमें कुछ उसका आयतन है। और बक्से का कुछ वजन है, तो हम उसे कहते हैं वह द्रव्यमान है उसका। तो ऊंचाई, जिसको हम मीटर में, सेंटीमीटर में या बड़ी राशि इकाई लेंगे तो किलोमीटर में दर्शाते हैं, तो उसको हम संख्या रूप में 5 मीटर दर्शा दिया। तो ये ऊंचाई को दर्शाया 5 मीटर से, लंबाई को भी दर्शाया तो 7 मीटर से, आयतन को हम दर्शाते हैं लीटर से या घन सेंटीमीटर से, और वज़न को नापते हैं तो हम देखते हैं कि 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 500 ग्राम, मिलीग्राम, या ग्राम में इसको नापते हैं। तो यहाँ पर कुछ घटक आपको जो दिखाई दे रही हैं, एक तो ऊंचाई, लंबाई, आयतन, द्रव्यमान, ये क्या है? ये सब राशियाँ हैं। इनको कैसे व्यक्त करते हैं? कुछ संख्या द्वारा, और उसके बगल में उसकी इकाई लिखते हैं। तो जब तक संख्या न हो, जब तक इकाई न हो, तब तक हम उन राशियों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो जिन घटकों को हम एक संख्या, नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम राशि, क्वांटिटी कहते हैं। क्योंकि वह कौन सी राशि है ये समझने के लिए उसके सामने हम उसकी इकाई लगाते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि किस राशि के बारे में यह चर्चा हो रही है। उदाहरण के तौर पर अगर मीटर है तो हम निश्चित है कि कोई लंबाई के बारे में बात हो रही है। अगर लीटर है तो निश्चित है कि वह आयतन के बारे में बात हो रहा है। किलोग्राम अगर इकाई है तो हम निश्चित समझ जाएंगे कि वह वजन या द्रव्यमान के बारे में चर्चा हो रही है। तो जो भी भौतिक राशियां हैं, भौतिक घटक आसपास हम देखते हैं, उनको हम किसी न किसी रूप में मापने का प्रयास करते हैं। तो वे सभी राशियां जिन्हें हम एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं।
जैसे बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, उनमें से कुछ नाम यहाँ पर हैं, जैसे लंबाई लेंथ, तापमान टेम्परेचर, द्रव्यमान मास, समय टाइम, दाब प्रेशर, बल फोर्स, वेग वेलोसिटी, चाल स्पीड, दूरी डिस्टेंस, विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिक करंट, संवेग मोमेंटम, घनत्व डेंसिटी इत्यादि, ये सब भौतिक राशियाँ हैं। तो ये सभी नाम आपने सुना है और इनको व्यक्त करने के लिए किसी किसी संख्या की जरूरत पड़ती है और उसके बगल में फिर हमें उसकी इकाई लिखनी पड़ती है। तो राशि, संख्या और इकाई, यानी राशि, परिमाण और इकाई को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो राशियाँ उदाहरण के तौर पर हमने लिया लंबाई, आयतन और द्रव्यमान। तो उसको हमने व्यक्त किया 7 मीटर से, द्रव्यमान को 10 लीटर से यहाँ लिखा है, और आयतन 20 किलोग्राम। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अब संख्या के रूप में आयतन भी लिखा है, द्रव्यमान भी लिखा है, लेकिन उसकी इकाई गड़बड़ है। तो हमें क्या करना होगा? आयतन को लीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से व्यक्त करना होगा। आप नोट करते समय इसे ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पर अभी चेंज नहीं करूँगा। आप लोग इसे कैसे नोट करते हैं अपने नोटबुक में, वो ध्यान रखिए। चलिए, ये तो हो गया, संख्या रूप में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर उसमें इकाई और संख्या दोनों दिखाई दे रही है आपको। जैसे कि लंबाई में यहाँ 7 जो है संख्या है और मीटर जो है इकाई है, और चूंकि यह लंबाई की इकाई है तो मीटर लिखा होगा तो हम लंबाई समझ लेंगे। लेकिन 20 आयतन है, लेकिन अगर वो किलोग्राम उसकी इकाई है तो इसका मतलब वो आयतन नहीं है, वो तो उसका द्रव्यमान है। इसलिए ध्यान रखेंगे, आयतन की इकाई, द्रव्यमान की इकाई या किसी भी राशि की इकाई बदल नहीं सकती। इकाई बदलने पर परिमाण का जो असर है, मान का है, वह बदल जाएगा। अब यहाँ पर 10 संख्यात्मक जानकारी है, जबकि द्रव्यमान लीटर में नहीं किलोग्राम में होना चाहिए। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखना है कि कौन सी राशि किस में होनी चाहिए। ये आप सुधार कर इसको दुरुस्त करके लिखेंगे। देखिए आप इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो भौतिक राशियाँ बहुत सारी हैं, उनको कुछ प्रकार में बच्चों बांटा गया है। पहला है एक सिंपल राशि। सिंपल राशि मतलब जिसको हम मूलभूत राशि भी कहते हैं, या जिसको हम किसी एक सिंगल इकाई द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो सिर्फ इकाई और संख्या द्वारा अगर हम व्यक्त कर पाएँ, इकाई और संख्या के रूप में, वह कुछ राशियाँ हो सकती हैं। दूसरा है दिशा के अनुसार और उनकी संख्यात्मक जानकारी के अनुसार, यानी दिशा का असर पड़ता है कुछ राशियों पर, इन्हीं राशियों में, तो वो अलग कैटेगरी में है। तो यहाँ ए और बी दो टाइप के हम देखेंगे, एक तो इकाई और मापन के आधार पर, दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। तो दो प्रमुख कैटेगरी हो गई, जिसमें हम पहला देखेंगे जिसमें इकाई और उसकी संख्यात्मक जानकारी हो, वो कौन कौन सी राशि है। तो उनमें हम पहली कैटेगरी पाते हैं जिसमें मूलभूत राशियां कहती हैं, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। अब ये क्या है मूलभूत राशि? और उसके बाद दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, है ना, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और तीसरा है पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो आप सोचेंगे कि ये कौन सी बात होगी कि राशियों का भी इतना वर्गीकरण। तो वर्गीकरण मतलब बहुत सामान्य से बातों को ध्यान में रखकर इनको अलग कर दिया गया है। कैसे अलग किया गया उसको देखते हैं। पहला है, इस कैटेगरी में पहली राशि है मूलभूत राशि, यानी जिसको हम इकाई और मापन के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। मूलभूत राशि मतलब वो सिंगल यूनिट वाली, सिंगल इकाई वाली राशियाँ, जिसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं, जैसे कि स्वतंत्र रूप से नाप सकते हैं। उनके लिए किसी और राशि की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, किसी और इकाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मूलभूत राशियाँ हैं।
और वे कौन कौन सी राशियाँ, उनका एक यहाँ पर चार्ट है जो कि मूलभूत राशियाँ हैं। तो उनकी वो राशियों के नाम, उसकी इकाई और चिन्ह संकेत लिखे गए हैं। जैसे लंबाई, लंबाई को एक ही इकाई द्वारा व्यक्त करते हैं, मीटर। संकेत है एम, एम केस का ही है ये। द्रव्यमान, वजन, उसको सिंगल इकाई द्वारा व्यक्त करते हैं, किलोग्राम। चिन्ह है केजी। ऐसे ही समय को सेकंड, संकेत एस। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर द्वारा ए से दर्शाएंगे। तापमान, टेम्परेचर को केल्विन से या सेंटीग्रेड से। तो केल्विन होगा तो के से, सेंटीग्रेड होगा तो सी से। इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जो होता है कैंडेला, उसे हम सीडी से दर्शाते हैं। यह बल्ब के ऊपर लिखा होता है। अगर आपने आजकल जो बल्ब है एलईडी सीएफएल, उसमें आप देखेंगे तो उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी लिखी गई होती है। पदार्थ की मात्रा, यानी किसी सूक्ष्म कण में पदार्थ की जो मात्रा होती है अणु या परमाणु में, अणु में खासकर, वह मोल द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये सब मूलभूत राशि यानी सिंगल यूनिट है ये। इन्हीं को गुणा भाग करके, पेयर करके, जोड़ी बना करके फिर जो राशियां बनती हैं वो व्युत्पन्न राशियां बन जाती है। ये मूलभूत है। जैसे, तो दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि जिन राशियों को हम मूलभूत राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। सिंपल सा उदाहरण, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल को मापना हो तो आपके पास कोई मशीन नहीं है बच्चों कि आप खींच के उसको नाप लेंगे। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार उसकी लंबाई यानी एक राशि, उसके बाद चौड़ाई दूसरी राशि का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल होता है। कोई भी क्षेत्रफल में दो लंबाइयों का या दो राशियों का गुणा होता है, चाहे वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे आयत का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, वृत्त का क्षेत्रफल हो, सब में दो राशियों का गुणा होता है। वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर मतलब आर गुणे आर, तो दो बार आर का गुणा हुआ है ना, तो वहाँ दो राशि का गुणा कराया गया है। तो दो राशियों के गुणनफल से क्षेत्रफल मिला, इसलिए यह व्युत्पन्न राशि हुई। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं घनफल या आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। तो ये जो है वॉल्यूम, यह भी व्युत्पन्न राशि, क्योंकि तीन राशियों का गुणनफल है ये। तो ऐसे ही बहुत सारी राशियां हैं, उनमें से दो चार ही उदाहरण लिखेंगे हम। घनत्व है तो हमें सूत्र पता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और चाल है तो वेग है वह है दूरी बटे समय, है ना। तो द्रव्यमान और आयतन दो भिन्न भिन्न मूलभूत राशि है, उसके अनुपात से घनत्व बन गया। उसी प्रकार दूरी और समय ये मूलभूत राशि है, लेकिन उनका अनुपात लिया दो राशियों का तो बन गया वेग, चाल, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब बन गया। तो इसलिए घनत्व और वेग या चाल वो है व्युत्पन्न राशि हुई। तो मूलभूत और व्युत्पन्न हो गई। इसके अलावा दो ऐसी राशियां हैं जो अलग कैटेगरी में आते हैं, मूलभूत राशि और व्युत्पन्न राशियों के अलावा है। हमें इस पर ज़्यादा गहराई से जाना नहीं है, केवल समझ लेना है कि ये क्या है। आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो उस प्रकार का है। तो कौन सी राशि है वो, एक तो कोण, एंगल, जिसे हम समतल कोण कहते हैं। तीसरा है घन कोण यानी कोना, जो कि सॉलिड एंगल होता है। कहाँ से होता है, कैसे होता है, देखते हैं खाली। तो समतल कोण आप देख लीजिए, आपको पता है, दो रेखाएं जहाँ पर मिली, दो किरण जहाँ पर एक सामान्य बिंदु पर मिलते हैं तो वहाँ पर कोण बनता है। जैसे ओ बिंदु पर उनका मिलन है, तो ओ और ए अगर कोई त्रिज्या लेकर हम वहाँ से चाप खींचते हैं तो इस चाप और त्रिज्या के अनुपात से हमें कोण मिलता है, थीटा। तो कोण है क्या, कोण चाप
की लंबाई जो है L A से B बटे R के अनुपात से थीटा मिलता है, कोण प्राप्त होता है। दूसरा है सॉलिड एंगल। जिस तरह हमने दो भुजाओं या दो रेखाखंड या दो किरण के मिलन से कोण बना, वैसे ही दो से अधिक यानी 3 कम से कम प्रतल के मिलने से ये सॉलिड एंगल बनता है। जैसे एक प्रतल, ये दूसरा, ये तीसरा जुड़ गया। इसके जोड़ पर कोने में आप देखते हैं जहाँ से ये शुरू हुआ है 3 भुजाएं 3 दिशा में, वह कोना जहाँ पर एक गेंद रुकी है वह है सॉलिड एंगल। अब हम सिंपल प्रतल द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पर जो बना है ये कोना बीचों बीच, ये होता है सॉलिड एंगल। तो S बिंदु पर सॉलिड एंगल बना हुआ है, घन कोण बना हुआ है, यहाँ P बिंदु पर बना हुआ है और इसे हम कहते हैं घन कोण। P भी घन कोण है, S भी घन कोण है। तो ये अधिक पृष्ठभागों से बनता है, कम से कम 3 पृष्ठभाग तो होते ही हैं। तो अभी आपने भौतिक राशियों के प्रकार में पहला प्रकार देखा जो कि इकाई के अनुसार था, पार्ट ए, जिसमें हमने मूलभूत राशि के आधार पर मूलभूत राशि, उसके बाद दूसरा व्युत्पन्न राशि, तीसरा हमने देखा, याद आ रहा है तीसरा क्या था? सप्लीमेंट्री, है ना। तो अब चलते हैं दूसरा जो कि उसके परिमाण मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर परिमाण तो होगा, संख्यात्मक मान तो होता ही है, दिशा बहुत बड़ा रोल अदा करती है इस राशि में। चलिए एक उदाहरण लेते हैं सिंपल सा। यह एक मैदान है बच्चों, वहाँ पर एक दूर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, एक कछुआ आता है, उसे उस पेड़ तक जाना है। वो कैसे जाता है उसको ध्यान से देखिए। और पहुंच गया पेड़ तक। उसका रास्ता कौन सा आपको याद आ रहा है? कैसे गया वो? पहले लेफ्ट गया, थोड़ा सा मुड़ा, फिर लेफ्ट और मुड़ के वह पेड़ तक पहुंच गया। यानी वह 2 बार मुड़ा और वहाँ पहुंचा। पहले 100 मीटर गया, फिर मुड़कर और 100 मीटर गया, फिर मुड़कर 100 मीटर गया। इस प्रकार उसने 300 मीटर की जो दूरी अंतर है उसको तय किया। अब एक दूसरा कछुआ आता है, उसे भी उसी पेड़ पर जाना है, पेड़ तक जाना है। वो क्या करता है? वो इस रास्ते से जाता है, बिना मुड़े सीधे पेड़ की दिशा में वह चले जाता है। तो वो 250 मीटर का अंतर ही तय करता है। तो ये फर्क क्यों हो गया? कछुआ वैसे ही है, दोनों की गति वही है, तो भी एक कछुआ जल्दी पहुंच गया, एक देर से पहुंचा, एक ने ज़्यादा अंतर तय किया, एक ने कम अंतर तय किया। ऐसा क्यों हुआ? तो जो बाद वाला कछुआ है वो 250 मीटर अंतर तय किया और जो पहले वाला कछुआ था उसने 300 मीटर का अंतर तय किया। ये क्यों हुआ? तो यह उसकी दिशा के कारण हुआ। पहला वाला कछुआ जो था वो बिना दिशा के ही आगे बढ़ता गया और पेड़ तक पहुंचा। दूसरा कछुआ जो है पेड़ की दिशा में सीधे चले गया वह, तो वह पहुंच गया जल्दी। इसका मतलब दूरी में अंतर दिशा के कारण हुआ। इसलिए ये जो अंतर है दोनों बिंदुओं के बीच में स्टार्ट टू एंड, ये 2 अलग अलग राशियां व्यक्त कर रही हैं। यानी एक सीधा डायरेक्ट जाने वाली राशि और एक घूम फिर कर पहुँचने वाली राशि, 2 अलग अलग अंतर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो हम दिशा और परिमाण के आधार पर चर्चा कर रहे हैं अभी। तो
पहला कछुआ जो लंबी दूरी तय कर लिया वह दिशाहीन होकर गया, यानी उसको दिशा का कोई ज्ञान नहीं था। तो वो जो दूरी तय करेगा वह अदिश राशि के प्रकार में आएगा। मतलब क्या हुआ, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, जैसे वहाँ पर कुल मिला के 300 मीटर था, हमने 300 मीटर कह दिया, वह जो है अदिश राशि है, क्योंकि उसमें दिशा का कोई ध्यान नहीं रखा है। और ऐसी बहुत सी राशियाँ हैं जिसमें दिशा को ध्यान में नहीं रखा जाता, उसको दिशा की जरूरत नहीं है, वह अदिश राशियाँ हैं। बहुत सारी लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, आवेश, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। ये सब जितने दिखाई दे रहे हैं ये सब अदिश राशियाँ कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज, यानी दिशा को इसमें स्थान नहीं दिया गया। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं बच्चों जो कि इस वेक्टर क्वांटिटी से, अर्थात सदिश राशियां, यानी दिशा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो इकाई में परिवर्तन हो जाता है, संख्या में परिवर्तन हो जाता है, इकाई की मान में यानी परिमाण में परिवर्तन हो जाता है दिशा के कारण। तो जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उनको सदिश राशि कहते हैं। और उनके कुछ उदाहरण हैं विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, कोणीय वेग इत्यादि सदिश राशियाँ हैं। हमें सबके बारे में चर्चा नहीं करनी है, केवल अदिश क्या है और सदिश क्या है ये समझना जरूरी है। चलिए उसी उदाहरण को समझते हैं, इसमें फिर सदिश क्या था और अदिश क्या था। तो हम कछुए के दोनों रास्तों को ध्यान से देखेंगे। पहले वाला कछुआ किस तरह गया, 2 बार मुड़कर पहुंचा इस रास्ते से, और दूसरा कछुआ जो है वो दूसरे रास्ते से गया, दिशा को देखकर सीधे पेड़ की ओर। तो यह जो अंतर है इसको हम कहते हैं विस्थापन। इस राशि का नाम है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, जो कि दिशा इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाया। यह सदिश राशि हो गया। और यह जो अंतर तय हुआ इसको कहते हैं दूरी। 300 मीटर की दूरी तय किया तो घूम फिर के वो 300 और मुड़ता ज़्यादा यहाँ वहाँ भटक जाता तो हो सकता है वो 500 मीटर दूरी तय करना पड़ता, तो वो दूरी हो गया। इसलिए ये अदिश राशि है, दिशाहीन राशि। तो सदिश और अदिश आपको समझ में आ गया। तो एक दूरी है और एक विस्थापन है। इकाई दोनों की मीटर ही है, दूरी को भी मीटर में नापते हैं, विस्थापन को भी मीटर में नापते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, दूरी का उदाहरण। ये लड़की को उस पानी की टंकी तक जाना है और वो इस तरह से मुड़कर जाती है, या कोई दूसरा रास्ता है वो इस रास्ते से जाती है। तो ये जो दूरी होगी ये अंतर दूरी कहलाएगी, पहले वाला। दूसरे में क्या करती है, वो पानी की टंकी तक उसको जाना है, सीधे पानी की टंकी की दिशा में वह अगर जाती है तो वह 5 मिनट में यानी 500 मीटर की दूरी तय करके पहुंच जाती है। तो सबसे कम दूरी का जो रास्ता है वह दिशा युक्त रास्ता होता है, सीधी दिशा, उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन और दूरी में अंतर आपने देखा। विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। तो सदिश और अदिश राशि हो गया, हमने जान लिया। अब हम चलते हैं कुछ अन्य राशियों पर। एक है द्रव्यमान, मास, एक है भार, वेट। ये क्या है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले जैसे कि एक मशीन है, वजन नापने की मशीन है, दुकानों में देखा होगा आपने, डिजिटल मशीन है। इस पर यह गोला रखा गया और इसका वजन दिखाया उसने 6 किलो बराबर। तो हम कहेंगे इस गोले का जो वजन है, द्रव्यमान है, वह 6 किलो है, यानी वह 6 किलो के द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। अब क्या करते हैं, इसी मशीन को हम रख देते हैं पानी में,
गेंद को पानी में वजन करेंगे तो क्या वह 6 किलो का दिखाएगा? है तो 6 किलो का ही, उसको तोड़ा नहीं गया है, कुछ नहीं किया गया, वही गोला है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, वह हल्का महसूस होगा, भारीपन कम हो जाएगा उसका। तो फर्क हो गया है ना। वस्तु वही है, द्रव्यमान भी वही है उसका, लेकिन उसका जो भारीपन है वह कम हो गया, यानी भार में अंतर आ गया। द्रव्यमान वही है, भार बदल गया। वो क्यों होता है? तो ये भार किसकी वजह से होता है? भार होता है आकर्षण की वजह से। हमारे पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है वह जितना ज़्यादा खींचेगा वस्तु को, उसका भार उतना ज़्यादा महसूस होगा। जबकि वजन उतना ही रहेगा, लेकिन वो जितना ज़्यादा खींचे जाएगा उतना उसका भार महसूस होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखते हैं और एक, यह पृथ्वी पर यह एक खड़ी है बच्ची। अगर उसका वजन 30 किलो है, एक जगह पर खड़ी हो, तो पृथ्वी पर चक्कर लगाते हुए वो कहीं पहुंचती है, तो उसका अगर वजन करते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं, तो 30 किलो ही मिल रहा है, यानी उसका द्रव्यमान नहीं घटता। तो 30 किलो ही रहेगी, वो कम ज़्यादा तो होना नहीं है उसको। अब वही बच्ची जो 30 किलो की है, चांद पर अगर उसमें आप वजन निकालती है तो उसका वजन 30 किलो ही है, वो तो कम नहीं हुआ, वही की वही लड़की है यहाँ पर। तो वहाँ पर भी उसका वजन तो 30 किलो ही रहेगा, वो तो कम होना नहीं है। 30 किलो का व्यक्ति है, 30 किलो ही रहेगा। लेकिन वहाँ पर वो उछलने लगता है जल्दी, इसका मतलब वहाँ पर वह उसका भार जो है वो भारीपन कम हो गया चांद पर। क्यों होता है? तो मैंने बताया, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी बहुत जोर लगा के खींचती है तो उस पर 300 न्यूटन का बल लग जाता है उस लड़की पर, यानी ज़्यादा बल से खींचती है तो 300 न्यूटन हो जाता है। और चांद का बल बहुत कमज़ोर है तो वहाँ पर उसका जो भारीपन है वह 50 न्यूटन के बराबर ही रह जाता है चांद पर, यानी 6 गुना लगभग कम। यानी जितना गुना जो गुरुत्वाकर्षण बल है कम होगा तो उतना गुना वहाँ पर भार कम नज़र आएगा। जबकि द्रव्यमान, उसका वजन समान ही है। तो द्रव्यमान और भार में जो प्रमुख अंतर है उसको हम जान लेते हैं सिंपल से वाक्यों द्वारा। तो पदार्थ में, यानी कोई वस्तु है, उसके अंदर जितने द्रव्य हैं उसका हर द्रव्य का जो मात्रा है कुल मिलाकर वह द्रव्यमान कहलाता है। जबकि द्रव्यमान फिक्स होने पर भी उस पर जितना बल कार्य होता है, गुरुत्व बल कार्य होता है पिंड का, उसको हम भार कहते हैं। यानी द्रव्यमान और गुरुत्व बल का जो त्वरण है उसका गुणनफल ही भार होता है। और विश्व में हम कहीं भी जाएंगे अपनी दुनिया में तो वजन वही का वही रहता है। जबकि पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर जाने पर उसका भार कम ज़्यादा हो सकता है। पानी में आप जाएंगे भार कम हो सकता है, पहाड़ी पर जाएंगे उसका भार कम ज़्यादा हो सकता है, ज़मीन के अंदर गहराई में जाएंगे उसका भार कम ज़्यादा हो सकता है। यानी पृथ्वी के केंद्र के पास हम जितना जैसे जैसे जाएंगे उसका भार बढ़ता जाएगा। तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम ग्राम में नापते हैं, उसकी इकाई है, और भार को हम न्यूटन इकाई में नापते हैं, न्यूटन N द्वारा व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान अदिश राशि है, कहीं भी जाने पर वही रहता है वह। जबकि भार जो है सदिश राशि है, वह गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जाने पर उसका परिमाण कम ज़्यादा होता है। अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं जहाँ पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो हमारा जो भार है वो शून्य हो जाएगा। हमारा वजन, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा,
लेकिन हम शून्य हो जाएंगे, यानी हम हवा में लटक जाएंगे, खड़े हो जाएंगे वहीं पर, हम गिरेंगे नहीं यहाँ वहाँ, क्योंकि कोई खींचने वाला नहीं है, हमारा भार शून्य हो गया है। तो दुकानदार क्या करता है, 2 पलड़ों में तराजू का उपयोग करता है और 2 द्रव्यमानों की तुलना करता है ना। एक तरफ वो वजन रखता है बट्टा, दूसरी तरफ सामान रखता है, और वो देखता है कि दोनों द्रव्यमान समान है या नहीं है। तो यह जो है द्रव्यमान नापने का एक यंत्र है तराजू। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित स्प्रिंग नुमा जो वजन होता है, कुछ उपकरण बनाए गए हैं जो कि सीधे बल को नाप सकते हैं। तो ये अलग अलग इकाइयाँ हैं। द्रव्यमान जो है हमने देखा वो मूलभूत इकाई है, और भार जो है वो मूलभूत इकाई नहीं है, उसमें बल भी है और त्वरण भी है, यानी द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान है, वजन प्लस गुरुत्वाकर्षण बल भी है। ये दोनों का मिला जुला क्या होता है, भार होता है, व्युत्पन्न राशि है। तो द्रव्यमान इस तराजू से नाप सकते हैं, और जबकि भार नापने के लिए खासकर स्प्रिंग वाली कमानीदार तुला या इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भी उपयोग होता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।